एक दिन महेश और उसका परिवार बस से कहीं जा रहा होता है और तभी बस का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में रचना की मौत हो जाती है। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई रचना? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा और कैसे इन बच्चों को अकेले पालूंगा? पापा, माँ कहाँ चली गई? वो हमें छोड़कर चली गई बेटा। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, पर महेश बच्चों को अकेले नहीं संभाल पाता। वो कभी काम पर जाता तो कभी कभी उसे घर पर रहना पड़ता। पापा, आज चिंकू को चोट लग गई। मैं घर में खाना बना रही थी और पता नहीं वो कब बाहर खेलने चला गया। वो पढ़ाई भी नहीं करता। बिन माँ के तुम बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। अगले दिन पड़ोस के चाचा महेश के लिए एक रिश्ता लेकर आते हैं। लड़की मेरे जान पहचान की है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। अब उसकी जिम्मेदारी मेरी ही है। अगर तू चाहे तो मैं उससे बात करूं। चाचा जी, आपको तो सब पता ही है कि बच्चों की क्या जिंदगी हो गई है उनकी माँ के बगैर। उनको माँ की सख्त जरूरत है। आप उस लड़की से बात कर लो। ठीक है बेटा। महेश की शादी सरिता नाम की एक लड़की से हो जाती है। शुरू शुरू में तो वो लड़की बहुत ही अच्छे से रहती है। एक दिन सरिता कुएं से पानी भर कर लाती है और मटके को घर के अंदर रखने ही वाली होती है कि उसे चक्कर आ जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। माँ, क्या हुआ आपको? माँ, जल्दी से बाबा को खेतों से बुलाकर लेकर आ। चीकू भागते हुए महेश को बुलाकर लाता है। महेश उसके मुंह पर थोड़ा पानी के छींटे डालता है और सरिता को होश आ जाता है। उसके बाद वो सरिता को वैद्य जी के पास लेकर जाता है तो पता चलता है कि सरिता माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर सरिता और महेश बहुत खुश हो जाते हैं। चीकू और पिंकी भी इस बात से बहुत खुश होते हैं कि उनके घर में एक छोटा बच्चा आने वाला है। वो अपनी माँ का बहुत ध्यान रखते हैं, पर जब सरिता के अपना बेटा हो जाता है तो वो बहुत बदल जाती है। चीकू, इधर मत खेलो, चलो बाहर जाओ यहाँ से। तुमको दिखता नहीं यहाँ छोटा बच्चा सो रहा है, उसे लग जाएगी। माँ, मैं तो चुपचाप बैठकर ही खेल रहा हूँ। मुझसे जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं, समझे? चलो निकलो बाहर। रोज रोज सरिता बच्चों को किसी न किसी बात पर डांटती रहती है और उनका बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। एक रात सरिता महेश से बात करती है। देखो, मैं इन बच्चों से बड़ी ही परेशान हो गई हूँ। समझ नहीं आता ये दोनों हमेशा मेरे बेटे को क्यों नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। ऐसी बात नहीं है सरिता, वो तो अपने छोटे से भाई को बहुत ही प्यार करते हैं। अरे आपको नहीं पता, आप कौन सा यहाँ रहते हो? वो नहीं चाहते इस घर में कोई और बच्चा रहे। सरिता बड़ी चालाकी से महेश के मन में बच्चों के खिलाफ कड़वी कड़वी बातें भर देती है। महेश भी अपने बच्चों से नफरत करने लगता है और एक दिन वो सरिता की बातों में आकर बच्चों को घर से बाहर निकाल देता है। ऐसे मत करो हमारे साथ, हम कहाँ जाएंगे? हमें मत निकालो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे यही रहना है मम्मी पापा के साथ। पिंकी और चीकू रोते रह जाते हैं, पर उनकी कोई एक नहीं सुनता और उनको घर से निकाल देते हैं। बेचारे बच्चे रोते रोते वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में चीकू को बहुत तेज भूख लगने लगती है। दीदी, दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को दिला दो। भूख तो मुझे भी लग रही है चीकू, पर मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, तो कैसे तुझे कुछ दिलाऊं? तो क्या हम भूखे ही रहेंगे? नहीं चीकू, मैं कुछ इंतजाम कर लूंगी और तुझे भूखा नहीं रहने दूंगी। चल अभी उस पेड़ के नीचे चलकर बैठते हैं, यहाँ बहुत तेज धूप है। पिंकी और चीकू एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और तभी वहाँ एक बर्फ के गोले वाला आ जाता है। गोला खा लो गोला, ठंडा ठंडा रंग बिरंगा गोला खा लो, रस भरी काला खट्टा संतरा सभी का स्वाद लो। गोला लो, गोला लो, गोल गोल गोला लो। दीदी, मुझे बड़ी प्यास लग रही है, इन अंकल से एक गोला ही दिलवा दो ना। अभी तुझे बताया ना कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, फिर भी तू बेकार की जिद कर रहा है। अरे बच्चों, गोला ले लो, गोला बहुत स्वाद है, एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे। नहीं अंकल, हमारे पास पैसे नहीं है। ओह अच्छा। पिंकी और चीकू को वहाँ बैठे बैठे रात हो जाती है। चीकू बेचारा भूखा ही उस पेड़ के नीचे सो जाता है। गोले वाला वहाँ से चला जाता है। आज का दिन तो जैसे तैसे निकल गया, पर कल क्या होगा? हम क्या खाएंगे? अचानक पेड़ से एक आवाज आती है। बच्चों,
यहाँ क्या कर रहे हो? मरने आए हो क्या यहाँ? कौन कौन है यहाँ? चुड़ैल पिंकी के सामने आकर खड़ी होती है। चुड़ैल, चीकू जल्दी उठ और भाग यहाँ से। अब कैसे बचकर भाग पाओगे यहाँ से? अब तो तुमको मरना ही पड़ेगा। मारी दो तो अच्छा है, वैसे भी हमें तो मरना ही है। आखिर बिना खाए हम कब तक जिंदा रहेंगे? है लड़की, ये क्या बोले जा रही है? और तू यहाँ इस वक्त क्या कर रही है? और ये लड़का कौन है? पिंकी चुड़ैल को सारी बात बताती है। चुड़ैल तो दोनों बच्चों को मारने वाली होती है, पर पिंकी की कहानी सुनकर तो उसे उन दोनों बच्चों पर दया आ जाती है। ये तो तुम दोनों के साथ बहुत बुरा हुआ। तुम्हारी माँ तो चुड़ैल से भी बुरी है। मैं चुड़ैल होकर भी किसी बच्चे के साथ ऐसे तो नहीं कर सकती जो उसने किया। पर अब क्या कर सकते हैं? अब तो हमारे पास न रहने की जगह है और न खाने को खाना। चुड़ैल और पिंकी की आवाज सुनकर अचानक चीकू उठ जाता है और चुड़ैल को देखकर बुरी तरह चिल्लाने लगता है। डर मत बच्चे, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगी। हाँ चीकू, ये चुड़ैल तो अच्छी चुड़ैल है, ये हमें कुछ नहीं कहेगी। सच में? हाँ बच्चे। चुड़ैल चीकू के पास बैठ जाती है। वो उसके गाल पर हाथ फेरती है और फिर उसके माथे पर चूम कर बोलती है, तुझे बहुत भूख लगी है ना? चल बता तुझे क्या खाना है? मुझे ना वो रंग बिरंगा गोला खाना है। चुड़ैल जादू से 2 गोले बना देती है। वो एक गोला चीकू और एक पिंकी को दे देती है। तुम्हें तो जादू भी आता है? हाँ बच्चों, मुझे जादू आता है और मैं जादू से हजारों गोले ला सकती हूँ। भूलो मत कि मैं एक चुड़ैल हूँ और अब तुम दोनों को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें पालूंगी। क्या? पर आप ये सब कैसे करोगे? मैंने कहा ना, मैं जादू से सब ला सकती हूँ। आप जादू से सब ला सकती हो, पर कुछ चीज ऐसी है जो हमें खुद करनी है, वो कोई हमें लाकर नहीं दे सकता। ऐसी कौन सी चीज है? विद्या, पढ़ाई। आप हमें किताबें तो ला दोगे, पर पढ़ना तो हमको ही है और उसके लिए हमें स्कूल जाना पड़ेगा। स्कूल जाने के लिए हमें पैसे चाहिए ताकि हम फीस भर सके। हम दोनों को पढ़ने का बहुत शौक है, हम पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं। ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं। आपने हमारे लिए इतना सोचा, वही काफी है। हमारे नसीब में पढ़ना नहीं लिखा तो क्या कर सकते हैं। चुड़ैल इस बात से बड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि वो उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहती है। वो उन दोनों बच्चों को अपनी गोद में ही सुला लेती है और उन्हें खूब प्यार करती है। बच्चे तो सो जाते हैं, पर चुड़ैल पूरी रात यही सोचती रहती है कि वो पैसे कहाँ से लाए। इन बच्चों की जिंदगी मैं बर्बाद नहीं होने दूंगी, पर समझ नहीं आ रहा पैसे आएंगे तो आएंगे कहाँ से। मैं जादू से चीजें तो ला सकती हूँ पर पैसे नहीं, और मैं किसी के पैसे चुराकर इन बच्चों की पढ़ाई नहीं करवाना चाहती। चुड़ैल इसी के बारे में सोचती रहती है। सुबह हो जाती है और बच्चों के मुंह पर तेज धूप पड़ती है, जिसकी वजह से उनकी आंख खुल जाती है। बच्चे उठते ही उस चुड़ैल को इधर उधर ढूंढने लगते हैं, पर वो कहीं भी दिखाई नहीं देती। उसके बाद वो उस पेड़ पर भी देखते हैं, पर वो वहाँ भी दिखाई नहीं देती। वो चुड़ैल आंटी कहाँ गई दीदी? पता नहीं चीकू, लगता है वो हमें छोड़कर चली गई। गोला ले लो गोला, इतना स्वाद और ठंडा गोला कि खाओगे तो खाते रह जाओगे। नहीं आंटी, हमें गोला नहीं चाहिए, हमारे पास पैसे नहीं है। तो पैसे कौन मांग रहा है चीकू? तुमको मेरा नाम कैसे पता? मुझे तो तुम दोनों के बारे में सब कुछ पता है। गोली वाली चीकू के गाल पर हाथ रखती है और उसके माथे पर चूमने लगती है। चीकू जोर से चिल्लाता है। एक समय की बात है, महिमा शहर में अपनी पढ़ाई करने आई हुई थी। महिमा की एक बहुत ही अच्छी सहेली थी जिसका नाम मनीषा था। एक दिन महिमा की माँ का फोन आता है और वो महिमा को उसकी भाई की शादी के लिए घर बुलाती है। महिमा अगले दिन अपनी सहेली मनीषा को इस बारे में बताती है, मैं अपने घर जयपुर जा रही हूँ क्योंकि मेरे भैया की शादी है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है, और तुम भी मेरे साथ जा रही हो, समझी? कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर चलूंगी तुम्हारे साथ। दोनों सहेली बड़ी ही खुश होती है और जयपुर जाने की तैयारी में लग जाती है। 1 हफ्ते बाद दोनों जयपुर पहुंच जाती है। महिमा का इतना बड़ा घर देखकर मनीषा तो दंग रह जाती है। हर तरफ शादी की तैयारी चल रही होती है। आ गई मेरी बेटी। हाँ माँ, और देखो मेरे साथ कौन आए हैं, मेरी सहेली मनीषा। अरे बेटी आओ आओ, और इसे अपना ही घर समझो। जी माँ जी। चलो मनीषा, चलकर भैया से मिलते हैं। दोनों सहेली जाकर महिमा के भाई से मिलती हैं। राहुल अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे कितने दिन लगा दिए आने में, जैसे किसी पड़ोस की शादी है। अरे भैया, बस एग्जाम्स की वजह से रुकना पड़ा, पर अब मैं आ गई हूँ ना। अब देखना हम दोनों आपकी शादी में क्या धमाल मचाएंगे। अरे पर पहले इनसे तो मिलवा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, ये है मेरी सहेली मनीषा। महिमा उसके बाद मनीषा को अपना कमरा दिखाती है जो बिल्कुल राहुल के साथ वाला ही होता है। दोनों कमरे में जाकर बिस्तर पर पड़ जाती हैं और उनकी आंख लग जाती है।
अगले दिन फिर दोनों अच्छे से तैयार होकर शादी की तैयारियों में लग जाती हैं। 2 दिन बाद राहुल की शादी हो जाती है और उनके घर एक सुंदर सी दुल्हन आ जाती है। अरे महिमा, ये तुम्हारी भाभी घूंघट क्यों किए हुए हैं? अरे ये शहर थोड़ी है, यहाँ बड़ों बड़ों को घूंघट करना ही पड़ता है। पूरी शादी अच्छे से निपट जाती है। अब अगले दिन महिमा और मनीषा को वापस शहर जाना होता है क्योंकि उनके कॉलेज की काफी छुट्टियां हो चुकी होती हैं। मनीषा को शहर जाने का बिल्कुल मन नहीं होता। वो उस रात बड़ी ही उदास होती है। जब महिमा सो रही होती है तब मनीषा उठकर बाहर टहलने लगती है। टहलते टहलते मनीषा बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। बाहर काफी अच्छा मौसम होता है और ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। पर फिर उसका ध्यान अचानक नई नवेली बहू पर जाता है। अरे ये इतनी रात को छत पर क्या करने जा रही है? मनीषा उसके पीछे पीछे जाने लगती है और छत पर पहुंच जाती है। छत पर घूंघट में वो बस चलती ही जा रही होती है। उसके बाद वो अपना घूंघट ऊपर करती है और आसमान में पूरे चांद को देखने लगती है। आज तो चांदनी रात है और मेरा मकसद पूरा हुआ। आखिरकार इस घर की बहू मैं बन ही गई। अब मैं सबको खत्म कर दूंगी, सबको खत्म कर दूंगी मैं। हे भगवान, ये महिमा की भाभी ऐसे क्यों हंस रही है? इनको आखिर हुआ क्या है? मनीषा छुपकर सब देख ही रही होती है कि तभी महिमा की भाभी पीछे मुड़ती है और फिर उसका चेहरा देख मनीषा वहीं जमीन में बैठ जाती है। वो कोई खूबसूरत लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल होती है। मनीषा के तो गले से आवाज ही नहीं निकल रही होती। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे। वो जैसे तैसे हिम्मत करके खुद को संभालती है और अपने कमरे में भागती है। महिमा, महिमा जल्दी उठो महिमा। क्या हुआ मनीषा, तुम ऐसे हाँफ क्यों रही हो? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? सपना नहीं, सच में देख कर आ रही हूँ। तुम्हारी भाभी है ना, वो कोई और है। वो चुड़ैल है महिमा। मैंने खुद अभी उनको छत पर हंसते हुए देखा और वो आसमान में चांद को देखकर हंस रही थी और वो तो ये भी बोल रही थी कि वो सबको मार डालेगी। क्या मनीषा, तुम मेरा कैसे कैसे मजाक करती हो? चलो अभी तुम्हारा वहम दूर करती हूँ, चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। महिमा मनीषा की एक नहीं सुनती और उसका हाथ पकड़कर उसे राहुल के कमरे तक ले जाती है। उसके बाद वो दरवाजा खटखटाती है। अंदर से दरवाजा महिमा की भाभी खोलती है और उन्होंने अभी भी लंबा सा घूंघट किया होता है। जी बोलो दीदी, क्या हुआ? इतनी रात को आप दोनों यहाँ? पता है मेरी दोस्त को एक बुरा सपना आया तो बस मुझे आना ही पड़ा। अच्छा सबसे पहले आप अपना ये घूंघट ऊपर करो, मेरी सहेली आपकी शक्ल देखना चाहती है। जी दीदी अभी करती हूँ। घूंघट वाली बहू अपना घूंघट ऊपर करती है तो उसकी बेहद खूबसूरत शक्ल देखकर मनीषा हैरान ही रह जाती है। मन ही मन वो यही सोच रही होती है कि आखिरकार ये कैसे हो गया। उसने खुद अपनी आंखों से उसका चुड़ैल वाला चेहरा देखा था। महिमा फिर मनीषा का हाथ पकड़ती है और उसे चलने को कहती है। दोनों अपने कमरे में वापस जाने लगते हैं। जाते हुए मनीषा एक बार फिर से पीछे मुड़कर देखती है तो उस घूंघट वाली बहू की अजीब सी मुस्कुराहट उसे और परेशान कर देती है। वो मनीषा को देखकर ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे मानो उसे चेतावनी दे रही हो कि आगे से मुझसे पंगा मत लेना। मनीषा को ये सब बिल्कुल सही नहीं लग रहा होता। उसे बस इतना समझ आ रहा होता है कि उसे अब वहीं रहकर सब ठीक करना है और सबके सामने उस घूंघट वाली चुड़ैल बहू का सच लाना है, वरना सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। अगले दिन मनीषा शहर जाने के लिए सीढ़ियों से बैग लेकर उतर रही होती है कि तभी वो सीढ़ियों से गिरने की एक्टिंग करती है। मैं गिर गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा पैर टूट गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? भैया जल्दी आओ, मनीषा को उसके कमरे में ले चलो। घूंघट से चुड़ैल बहू ये सब देख रही होती है। इसकी इतनी हिम्मत जो ये मेरे पति की गोद में जाएगी, इसे तो मैं बताऊंगी। अरे बहू, यहाँ क्या खड़ी खड़ी देख रही है? चलो मेरे साथ रसोई में और जल्दी से मनीषा के लिए बाम और हल्दी वाला दूध लेकर आओ। जी माँ जी। घूंघट वाली चुड़ैल बहू रसोई में अपनी सास के साथ जाती है और एक ग्लास में हल्दी वाला दूध बनाती है। उसकी सास भी वहाँ खड़ी मनीषा के लिए एक काढ़ा तैयार करती है। अंदर ही अंदर वो गुस्से से पागल हो रही होती है। वो दूध में जादू कर देती है और जाकर मनीषा को दे देती है। मनीषा को पहले ही शक होता है कि दूध में कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो गलती से ग्लास को गिरा देती है। अरे बहू, कैसे ग्लास पकड़ा रही हो? देखो गिर गया। चलो जाओ, पोछा लाओ और साफ कर दो। सब लोग मनीषा की देखभाल में लग जाते हैं और कुछ दिन के लिए उनका शहर जाना कैंसिल हो जाता है। घूंघट वाली चुड़ैल बहू से ये सब देखा नहीं जा रहा होता। वो रात होने का इंतजार करती है। जैसे ही रात होती है और सब सो जाते हैं, वो छत पर जाती है और अपना घूंघट ऊपर करके आसमान में चांद को देखने लगती है। मुझे शक्ति चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए। मैं सबको जल्द से जल्द बर्बाद कर सकूं, मुझे ऐसी शक्ति चाहिए। और सबसे पहले मुझे उस लड़की की जान लेनी है, फिर उसके बाद मैं सबको देखूंगी। एक बार मैं सबको खत्म कर दूं, फिर मैं और राहुल दोनों सुकून से रहेंगे और मैं अपने चुड़ैल वंश को आगे बढ़ाऊंगी। चुड़ैल वहीं छत पर बैठकर जादू टोना करने लगती है। मनीषा और महिमा वहीं पीछे खड़े छुप कर उसे देख रहे होते हैं। चुड़ैल उसके बाद वो एक सुई लेकर गुड़िया को चुप होने लगती है। सुई चुप होते ही मनीषा के हाथ से खून आने लगता है। देखो महिमा, देखो, देख लिया ना तुमने अपनी आंखों से इस घूंघट वाली चुड़ैल का सच? ये देखो मेरे हाथ से खून आ रहा है। हे भगवान, ये सब हो क्या रहा है? अब हम क्या करेंगे? कि हम किस चुड़ैल को अपने घर ले आए? सब सोचते हैं ये कितनी संस्कारी है जो हर वक्त घूंघट करके रहती है, पर किसी को नहीं पता कि इस घूंघट के अंदर एक चुड़ैल है जो अपना चेहरा छुपाने के लिए इसे घूंघट से ढकती है। हाँ, मैं यही तुमको कब से बताना चाहती हूँ, पर तुम मानने को तैयार ही नहीं हो। मेरे भाई को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि उसकी बीवी एक चुड़ैल है। तुम कुछ करो ना मनीषा। मैं सब कर चुकी हूँ। मैं एक बाबा को जानती हूँ जिनको मैंने पहले ही फोन कर दिया था। उन्होंने मुझे सब बता दिया कि मुझे क्या करना है। बस अभी हमें कैसे भी 2 दिन शांति से निकालने हैं, फिर पूर्णिमा की रात को हम इस घूंघट वाली चुड़ैल बहू का सच सबके सामने लाएंगे और इससे हमें छुटकारा भी मिल जाएगा।
बस फिर 2 दिन जैसे तैसे निकल जाते हैं। उसके बाद दोनों सहेली छत पर आती हैं और वहाँ जिस जगह चुड़ैल अपना जादू टोना करती हैं वहाँ एक कटोरी खीर रख देती है। कुछ देर में चुड़ैल वहाँ आ जाती है। घूंघट ऊपर करके खीर देखकर बड़ी हैरान होती है। चुड़ैल को कुछ समझ नहीं आता, पर वो खीर देखकर रह नहीं पाती। वो उस कटोरी को उठाती है और खीर चखने लगती है। जैसे ही वो खीर खाती है उसे उल्टी होने लगती है। ये क्या है? ये मुझे क्या हो रहा है? चुड़ैल जमीन में गिर जाती है और तभी सब घर वाले वहां जाते हैं। इसका अंत अब आ चुका है। इसने मेरी बनाई हुई खीर खा ली है। ये सब तेरा किया धरा है। तुझे तो मुझे उसी दिन मार देना चाहिए था। हाँ, पर तूने बहुत देर कर दी। चुड़ैल तड़प तड़प कर मरने लगती है। उसके बाद पूर्णिमा के चांद की रोशनी उस चुड़ैल पर उल्टा असर करने लगती है। उसे ताकत देने की जगह वो उसे जला देती है और चुड़ैल राख में बदल जाती है। सब उस घूंघट वाली चुड़ैल बहू से मुक्ति पा लेते हैं, पर राहुल बहुत दुखी होता है। अब अगले दिन मनीषा और महिमा भी वापस शहर जाने लगते हैं, पर जाते जाते राहुल के माता पिता मनीषा से कहते हैं, क्या तुम हमारे बेटे से शादी करोगी? मनीषा ये सुनकर मुस्कुरा देती है। बस फिर मनीषा शहर चली जाती है और राहुल उसकी पढ़ाई पूरी और उसके वापस आने का इंतजार करता है। पढ़ाई पूरी होने के बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है और मनीषा मई है। हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है चुड़ैल बहनें। किसी गांव में श्याम नाम का एक आदमी अपनी दूसरी पत्नी तथा 2 बच्चों राहुल और प्रीति के साथ रहता था। श्याम अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था, लेकिन उनकी सौतेली माँ दोनों बच्चों से बेहद नफरत करती थी। वो हमेशा उन्हें घर से बाहर निकालने के लिए कोई ना कोई योजना बनाती रहती थी। एक रात सभी साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। क्या बात है बच्चों, आजकल तुम दोनों इतने ज्यादा उदास क्यों रहते हो? क्या कोई दिक्कत है? नहीं पापा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पेट भर गया है, मैं सोने जा रहा हूँ। ये बोलकर राहुल वहाँ से चला जाता है। उसके पीछे पीछे प्रीति भी वहाँ से चली जाती है। मुझे लगता है बच्चों को पढ़ाई की चिंता होगी। वैसे भी दोनों पूरा दिन पढ़ते रहते हैं। ऐसा करते हैं, उन्हें कुछ दिनों के लिए मेरी बहन के घर भेज देते हैं। उनके वहाँ रहने से हमें चिंता भी नहीं होगी और दोनों का दिल भी बहल जाएगा। पत्नी के बोलने पर श्याम बच्चों को भेजने के लिए मान जाता है। अगली सुबह पूरा परिवार सौतेली माँ की बहन के घर की तरफ चलने लगता है। सुबह से शाम हो जाती है और वो सब पहाड़ पार करके जंगल तक पहुँच जाते हैं। जंगल के पास पहुँचते ही सौतेली माँ घबरा जाती है। ये आदमी तो अपने बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी पूरी योजना खराब हो जाएगी। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। मुझे लगता है बच्चों को यहाँ से अकेले ही आगे जाना चाहिए, क्योंकि अगर मेरी बहन ने देख लिया कि प्रीति और राहुल मेरे बच्चे हैं तो शायद वो उन्हें अपने घर में नहीं रखेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कभी माँ नहीं बन सकती थी। इस बात को लेकर एक बार मैंने उसे गुस्से में बहुत बुरा भला बोल दिया था, जिसके बाद से वो जब भी मुझे देखती है तो गुस्से से लाल हो जाती है। इसीलिए हमें बच्चों को अकेले भेजना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, वो बच्चों से बहुत प्यार करती है। एक बार फिर पत्नी की बात मानकर श्याम बच्चों को अकेले आगे भेज देता है और खुद वापस घर की ओर चला जाता है। बच्चे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक घर दिखाई देता है। वो दोनों घर के नजदीक पहुंचकर जैसे ही दरवाजा खटखटाते हैं तो अंदर से एक बूढ़ी चुड़ैल बाहर निकल कर आती है। वाह वाह, आज तो खाना भूखे के पास चलकर खुद आ गया। हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हमें खाने की बात कर रहे हो? कृपया हमें कुछ मत करना। हम अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए। हमारी सौतेली माँ हमें यहाँ लेकर आई हैं। उन्होंने कहा था कि ये उनकी बहन का घर है। मेरी बहन बहुत तेज है। ठीक है, आज से तुम दोनों जिंदा रहने के लिए मेरे घर का सारा काम करोगे। अगर नहीं किया तो मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगी। चुड़ैल की बात सुनकर दोनों बच्चे डर जाते हैं और जैसा वो कहती है बिल्कुल वैसा ही करने लगते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दोपहर जब चुड़ैल सो रही होती है तो प्रीति और राहुल कुछ देर आराम करने के लिए खिड़की के पास बैठ जाते हैं। प्रीति जैसे ही खिड़की के बाहर देखती है तो उसे एक पेड़ के पास साधु बाबा बैठे नजर आते हैं। लगता है वो साधु बाबा बहुत थक गए हैं। मैं उन्हें पानी देकर आती हूँ। तुम जाओ, मैं चुड़ैल पर नजर रखता हूँ। अगर वो जाग गई तो मैं तुम्हें बंदर की आवाज निकालकर बुला लूंगा। प्रीति चुपचाप घर से बाहर निकल जाती है और साधु बाबा के पास जाकर उन्हें पानी देती है। बेटी, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी मदद तो कर दी, लेकिन तुम उदास प्रतीत होती हो। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? बाबा,
मैं और मेरा भाई बहुत दिनों से एक चुड़ैल के घर में फंसे हुए हैं। क्या आप हमें उससे बचाकर अपने साथ लेकर जा सकते हैं? बेटी, मैं तुम्हें अपने साथ तो नहीं लेकर जा सकता, पर मैं तुम्हें उससे बचने का एक रास्ता जरूर बता सकता हूँ। साधु बाबा अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिसके बाद उनके हाथ में एक डिब्बा आ जाता है। वो उस डिब्बे को प्रीति के हाथ में देते हुए बोलते हैं, ये डिब्बा अपने पास संभाल कर रखना और रात होते ही चुड़ैल से बचते हुए चुपचाप घर से भाग जाना तथा तब तक भागते रहना जब तक तुम्हें यह न लगे कि तुम किसी सुरक्षित जगह पहुंच गई हो। इस बीच अगर तुम्हें लगे कि चुड़ैल तुम्हारे पीछे है या तुम चुड़ैल को अपने सामने देख लो तो बिना कोई देरी किए इस डिब्बे को खोल देना। ये बोलकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं और प्रीति घर वापस आकर राहुल को सारी बात बताती है, जिसके बाद वो दोनों रात होने का इंतजार करने लगते हैं। रात होते ही जैसे चुड़ैल सोने जाती है, वैसे ही दोनों भाई बहन मौका देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता और वो पूरी रात जंगल में यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। इसी तरह सुबह हो जाती है और रोशनी होने पर जैसे ही दोनों अपने आसपास देखते हैं तो वो पहाड़ी के पास होते हैं। हम पहाड़ी के पास पहुंच गए, बस इसे और पार करना है, फिर हम अपने गांव पहुंच जाएंगे। दोनों जैसे ही पहाड़ी पर चढ़ना शुरू करते हैं, तभी चुड़ैल अपनी झाड़ू पर बैठकर उनके सामने आ जाती है। परंतु इस बार वहाँ एक नहीं 2 चुड़ैल होती हैं, जिनमें से एक उनकी सौतेली माँ होती है। अपनी सौतेली माँ को इस रूप में देखकर वो दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। तभी प्रीति को डब्बे के बारे में याद आता है और वो उन चुड़ैलों से अपने और अपने भाई की जान बचाने के लिए बिना कोई देरी किए डिब्बे को खोल देती है। जैसे ही डिब्बा खुलता है तभी मौसम खराब हो जाता है और आंधी तूफान के साथ तेज बारिश होने लगती है। नहीं, बंद करो इस बारिश को, बचाओ कोई मुझे, बचाओ बचाओ बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ, कृपया मुझे बचाओ बचाओ। साधु बाबा के अभिमंत्रित डिब्बे से निकली बारिश के पानी में भीगने की वजह से दोनों चुड़ैलों की मृत्यु हो जाती है तथा राहुल और प्रीति दोनों बिना किसी डर के अपने घर वापस आ जाते हैं। घर आते ही वो अपने पापा को सौतेली माँ और उसकी चुड़ैल बहन के बारे में सारी सच्चाई बताते हैं, जिसे सुनकर श्याम बिल्कुल हैरान हो जाता है, लेकिन फिर अपने बच्चों को सही सलामत अपने पास देखकर खुश भी होता है, जिसके बाद वो तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुराई भले ही कितनी बड़ी क्यों ना हो, सच्चाई और अच्छाई के आगे एक ना एक दिन हार ही जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।